State with reason the name of accounts which are affected on the basis of following transactions. Vivek started business with cash rupees 50,000. Purchased goods in cash from Prabhav rupees 20,000. Purchased goods from Rinku rupees 70,000. Goods sold to Anand for cash rupees 20,000. Goods sold to Ankit rupees 40,000. Furniture purchased rupees 20,000. Paid wages rupees 4,000. Interest received rupees 1000. रोकड़ खाता कैश अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट पर प्रभाव पड़ा है। विवेक ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश से। इस ट्रांजैक्शन के अंदर विवेक का पूंजी खाता लिखने के स्थान पर केवल पूंजी खाता लिखना पर्याप्त है, क्योंकि इस व्यापार का स्वामी अकेला विवेक है। जबकि एक से अधिक व्यापार के स्वामी होते हैं, जैसे साझेदारी में, वहाँ पृथक पृथक पूंजी खाते खोले जाएंगे, जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पूंजी खाता विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश पर भी प्रभाव पड़ा है और कैपिटल पर भी प्रभाव पड़ा है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम प्रभाव रुपीज़ 20,000। यहाँ पर रोकड़ खाता कैश अकाउंट पर प्रभाव पड़ा है, क्रय खाता परचेज अकाउंट पर प्रभाव पड़ा है। जब माल नकद खरीदा अथवा बेचा जाता है, तब वह किससे खरीदा है अथवा किसको बेचा है, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर प्रभव से माल नकद खरीदा गया है, अतः प्रभव का खाता प्रभावित नहीं होगा। माल खरीदने पर क्रय खाता प्रभावित होता है। कैश में खरीदा गया है तो प्रभव से अब फ्यूचर में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो प्रभव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट दो अकाउंट यहाँ पर प्रभावित होंगे। परचेज अकाउंट माल आने पर डेबिट किया जाएगा और कैश गया है टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रिंकू रुपीज़ 70,000। यहाँ पर रिंकू का अकाउंट और परचेज अकाउंट दो अकाउंट प्रभावित होंगे, क्योंकि रिंकू से उधार माल खरीदा गया है, अतः रिंकू व्यापार का क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ रोकड़ खाता प्रभावित नहीं हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रिंकूज अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू आनंद फॉर कैश रुपीज़ 20,000। रोकड़ खाता कैश अकाउंट, विक्रय खाता सेल्स अकाउंट। इस व्यवहार में चूंकि माल नकद बेचा है, अतः यहाँ पर आनंद का खाता नहीं खोला जाएगा, केवल रोकड़ खाता तथा विक्रय खाता ही खोला जाएगा। गुड्स सोल्ड टू अंकित रुपीज़ 40,000। अंकित अकाउंट और विक्रय खाता सेल्स अकाउंट। इस व्यवहार में अंकित को उधार माल बेचा है, अतः यह अंकित से नकद प्राप्ति अभी नहीं हुई है, अतः यहाँ रोकड़ खाता नहीं खोला जाएगा। अंकित यहाँ व्यापार का देनदार है, डेटर है। गुड्स सोल्ड टू अंकित रुपीज़ 40,000। यहाँ पर अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल जाना गया है, क्रेडिट होगा, अंकित प्राप्त करने वाला है, डेबिट होगा। फर्नीचर परचेज रुपीज़ 20,000। फर्नीचर खाता और रोकड़ खाता दो खाते प्रभावित होंगे। इस व्यवहार में फर्नीचर खरीदा गया है, स्वाभाविक रूप से भुगतान नकद ही किया गया होगा। यदि इसके स्थान पर यह लिखा होता कि महेश से फर्नीचर खरीदा, तो इसका तात्पर्य होता कि उधार फर्नीचर खरीदा गया है, ऐसा मान लेते। लेकिन यहाँ पर केवल फर्नीचर परचेज लिखा हुआ है, तो कैश माना जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेज रुपीज़ 4,000। मजदूरी खाता प्रभावित होगा और कैश अकाउंट प्रभावित होगा। मजदूरी एक व्यय है, इसका अलग से हिसाब रखने के लिए मजदूरी खाता खोला जाएगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 1,000। ब्याज प्राप्ति खाता और रोकड़ खाता दो खाते हैं। ब्याज यहाँ आए, इसका खाता पृथक से खोला जाएगा। खातों के प्रकार जैसा हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या पहले दो ब्रॉड भागों में हम डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया जाएगा, रियल अकाउंट और नॉन रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों के नाम के खाते, संस्थाओं या कंपनियों के नाम के खाते व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त उदाहरण में आनंद, प्रभव, रिंकू के खाते व्यक्तिगत खाते, पर्सनल खाते हैं। इसके अतिरिक्त विवेक का पूंजी खाता भी व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि लेखा प्रवाह में पूंजी खाता विवेक को संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त आहरण खाता, बैंक खाता, बकाया मजदूरी, उपार्जित ब्याज, पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये जितने भी खाते ये भी व्यक्तिगत खाते होते हैं। अव्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अकाउंट, ऐसे सभी खाते जो व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में नहीं आते उन्हें अव्यक्तिगत खाते कहते हैं। इन्हें पुनः निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स संपत्तियों के खाते वस्तुगत खाते कहलाते हैं। इन्हें वास्तविक खाते भी कहते हैं। संपत्तियां मूर्त हो सकती है, जैसे भूमि, भवन, यंत्र व मशीन, फर्नीचर, रोकड़ आदि।
संपत्तियां अमूर्त भी हो सकती है, जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार आदि। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान रहे कि देनदार संपत्तियां होते हुए भी व्यक्तिगत खाते, अतः इन्हें वस्तुगत खातों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अवास्तविक अथवा आय व्यय के खाते, नॉमिनल अकाउंट, इन खातों को नाम मात्र के खाते भी कहते हैं। सभी प्रकार के आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंसेस, लाभ, गेन और हानि, लॉस संबंधी खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे मजदूरी खाता, वेतन खाता, बट्टा खाता, आवक गाड़ी भाड़ा खाता, स्टेशनरी, किराया मूल्यह्रास आदि व्यय संबंधी खाते हैं। इसी प्रकार प्राप्त ब्याज खाता, प्राप्त कमीशन खाता तथा प्राप्त हुए बट्टे आदि आय संबंधी उदाहरण है। अवास्तविक खातों की प्रकृति अस्थायी होती है। इन्हें लाभ हानि की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है, बाद में इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेखांकन समीकरण क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल टू असेट्स होना चाहिए। यानी हर खाते का ट्रांजैक्शन का अगर हम चेक करते हैं तो खाते पर डबल इफेक्ट होते, दोहरा लेखांकन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। एक क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है तो एक डेबिट पक्ष प्रभावित होता है। पूंजी प्लस बाह्य दायित्व इक्वल टू संपत्तियाँ। अगर आय बढ़ती है तो पूंजी में जोड़ा जाएगा, हानि होती है पूंजी से घटाया जाएगा। पूंजी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल टू असेट्स होना चाहिए।